एंड ये वीडियो जो है ना ये अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का हो चुका है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि मतलब मैं जब मैं वीडियो को बनाता हूँ तो 1 घंटे मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जितने भी एजुकेशन से संबंधित ग्रुप हैं वहाँ भी शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सून एकेडमी। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हमारा बीपीएससी का स्पेशल सीरीज़ चल रहा है, हम जिसमें 10 एफएलटी यानी कि 10 फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। एंड अर्थात ये हुआ कि हम इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1500 क्वेश्चन करेंगे या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितना हो जाता है। एंड इसका जो है और ये जो सीरीज़ है इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, पार्ट 2 भी आ चुका है। आई होप आप सभी ने दोनों पार्ट देख लिया होगा। एंड अगर अभी तक आपने दोनों पार्ट नहीं देखा है तो आपको मैं ये बोलूँगा कि आप उन दोनों पार्ट को देखें। और हमने ऑलरेडी एक 67 बीपीएससी नाम का एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप सिंपली प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, एक के नीचे एक वीडियो आ जाएंगे तो आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो स्टैटिक सेक्शन है प्लस बिहार वाला जो सेक्शन है उसका रिवीजन बहुत तेज़ी से हो जाएगा, और प्लस एक तरह से आप वहाँ पे क्विज़ के फॉर्मेट में भी आप उसको देख सकते हैं। मतलब जैसे प्रश्न आए आप पहले उसका आंसर दीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। तो ये सीरीज़ काफ़ी बेहतरीन है, तो आप लोग इस सीरीज़ को पूरा देखिए। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी प्लीज़ सून एकेडमी का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आप जब हमारा ये यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और जो हमारा अगला वीडियो होता है हम उसमें और ज़ोर शोर से जुड़ जाते हैं। दूसरा, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट भी हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल सून एकेडमी यूपीएससी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना होगा, या फिर आप हमारी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके हमारा सून एकेडमी यूपीएससी का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप ये इंश्योर करें कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाए। और दूसरा, आपको हमारे सारे पीडीएफ या लिंक या फिर क्विज़ राइट या फिर अन्य स्टडी से संबंधित चीज़ें हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाती हैं, जिसका लिंक है सून एकेडमी। आप सिंपली टेलीग्राम पर जाके इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा, अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो ये हमारे ग्रुप का लिंक है, आप इस लिंक पर जाके आप इसको सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करके शून्य ग्रुप को सर्च करेंगे और आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप जो हमारे पेड कोर्सेस हैं अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट www.soonacademy.in पर जाएं एंड सारे कोर्सेज़ की जानकारी ले लें। अगर कोई भी डाउट आए तो आप सभी जो हमारा फ़ोन नंबर है 9289897575 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। ऑलराइट गाइस, तो चलिए अब हम एक चीज़ और, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और ये है कि आप सभी से अनुरोध है, आप सभी ये हमारा वीडियो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमारा वीडियो रैंक करेगा यूट्यूब पर। दूसरा, आप इस वीडियो को शेयर करें, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, या फिर जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हो आप वहाँ भी इसको शेयर करें, जिससे कि वीडियो थोड़ा रैंक करे और हमको भी मोटिवेशन मिले। ऑलराइट, तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। अब जैसे ये देखिए जो 44 क्वेश्चन है ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो हम ये जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है हम इसको बाद में करेंगे, तो अभी हम इसको यहाँ से कट कर रहे हैं। और जो हमारा प्रश्न संख्या 45 है ये भी एक्चुअली मैथमेटिक्स का ही प्रश्न है, तो हम इसको बाद में करेंगे। एंड 46 भी मैथमेटिक्स है। अब हम यहाँ पे 51 देखते हैं। जो हमारा 51 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रॉन्ग है, राइट, कौन सा विकल्प गलत है, यहाँ पर ये बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो नाभिक होता है
मतलब कि जो न्यूक्लियस होता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। नहीं, तो ये जो नाभिक होता है इसके अंदर प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है एंड उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो ये मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट बी है ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। ऑफ कोर्स ये इस पर नेगेटिव चार्ज होता है एंड इनका द्रव्यमान नगण्य होता है एंड ऑफ कोर्स वो होता ही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये भी मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में, चिकित्सा के रूप में, कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होते हैं, ये भी ट्रू है एंड ये जो स्टेटमेंट है ये हो गया रॉन्ग, राइट। तो एक्चुअली ये जो हमारा मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। अगर हम बात करें ये जो हमारा स्टेटमेंट डी है, राइट, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो समस्थानिक परमाणु होते हैं वो एक्चुअली चिकित्सा के रूप में यूज होते हैं। तो जो कोबाल्ट 60 होता है ये एक्चुअली मेडिसिन मतलब मेडिकल फील्ड में यूज होता है। और अगर हम बात करें ईंधन का, कहाँ गया ये वाला सेक्शन, तो जो यूरेनियम 235 एक्सेट्रा होता है ये एक्चुअली ईंधन में यूज होता है, राइट। उसके बाद फिर जो होता है कार्बन डेटिंग, तो ये C14 होता है, C14 ये ईंधन ये कार्बन डेटिंग में यूज होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना प्रश्न 52। हम अगर बात करें प्रश्न 52 तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो अब ये देखिए, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित कर लेता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे कि जो बनियान होती है वो एक्चुअली कपास की बनती है। अब बात करते हैं सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, एकदम सही बात है। एंड एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह रॉन्ग है, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो एक्रेलिक होता है ये एक्चुअली आर्टिफिशियल होता है, ये आर्टिफिशियल होता है जो ऊन की तरह दिखता है, मतलब कि वुलन की तरह दिखता है, ऊन। एंड ये एक्चुअली ये जो कृत्रिम रेशम होता है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो आएगा रेयान। रेयान की स्पेलिंग मतलब हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं। जो कृत्रिम रेशम होता है वो एक्चुअली रेयान उसका एक एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ जो टेफ्लॉन होता है ये सब, राइट। जैसे कि जो रसोई में का सामान होता है, कपड़ों को जब हम एंटी वाटरप्रूफ हम जब बनाते हैं तो उसके लिए एक्चुअली हम जो आर्टिफिशियल रेशम होता है उसका उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 47। ये देखिए मैथमेटिक का प्रश्न है, इसको हम बाद में करेंगे। 48 भी सेम कंडीशन है, 49 भी सेम कंडीशन है एंड 50 भी मैथमेटिक्स का प्रश्न है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53। तो ये जो ग्रेफाइट और हीरा के बीच में कुछ कथन है, अब उसमें ये हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, मतलब जो ग्रेफाइट होता है और जो हीरा होता है दोनों के पास एक जैसी संरचना होती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर दोनों में अंतर नहीं होता, फिर दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती एंड दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो जाती, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। उसकी कठोरता समान है तो नहीं, जो सबसे कठोर धातु है वो है हीरा यानी कि डायमंड, जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो ज़्यादा कठोर नहीं होता। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसकी विद्युत चालकता समान है, जबकि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग है। अब उसके बाद है डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है, दोनों एक समान
रासायनिक प्रक्रिया से जाते हैं, बट अंत में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है जो कि उनके केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज हो जाता है, इस वजह से उन दोनों की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर था डी, यानी कि डी पार्ट। ओके, अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है प्रश्न नंबर 54। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है एलपीजी की बात हो रही है कि इसमें ये बोल रहा है कि एलपीजी जो होता है, जो हमारे घर में यूज होता है, उसमें से मतलब ये जो 4 गैसें हैं, कौन सा चीज़ है जो कि इसमें यूज होता है एलपीजी में। तो देखिए वहाँ पर मीथेन तो बिल्कुल नहीं यूज होता, राइट, उसके साथ में इथेन भी नहीं यूज होता, बट वहाँ पे ब्यूटेन यूज होता है। तो इसका आंसर डी होगा। एंड हम ब्यूटेन को, मतलब ये जो ब्यूटेन गैस है, ये एक्चुअली रंगहीन भी होती है, साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये गंधहीन भी होती है। मतलब कि जब ये हवा, मतलब जब ये गैस हमारे एटमॉस्फेयर में होगा तो हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो हमारे घर में एलपीजी होता है उसमें गंध होती है, राइट, मतलब कि उसमें स्मेल होती है। तो हम वहाँ पे एथिल मरकैप्टन का यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमको ऐसा पता चलता है कि गैस लीक हो रही है, राइट। तो ये एक्चुअली इसीलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमको एहसास हो सके कि गैस लीक हो रही है और अपनी सेफ्टी बना सकें। अब चलिए हम देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, ये है, एक सेकंड, प्रश्न नंबर 55 है। पानी मिट्टी की जड़ों से जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे परासरण कहा जाता है, परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब जैसे कि क्या हुआ ना, जैसे कि अभी का तो नहीं पता, बट जब हम लोग छोटे थे तो वहाँ पे मिट्टी के तेल का दीपक जलता था, तो उसमें एक बाती होती थी, राइट। तो ये भी एक्चुअली उसी प्रोसेस पे काम करता था। या फिर अगर हम जैसे दिवाली हो गया तो वहाँ पर हम जो दीपक रखते हैं वो भी एक्चुअली उसी प्रोसेस पे काम करता है। ओके, अब चलिए हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये कौन सा प्रश्न है। अच्छा, ये वाला तो पहले मैंने बोल दिया कि तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद ये है प्रश्न संख्या 56। हम अगर 56 की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है। तो देखिए जो बैक्टीरिया होती है ना, अब जैसे क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट हम जिसको बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं, उसको फिर हम आगे चल के खाद बना सकते हैं, हम जिसको अपने फील्ड में या फिर खेती में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये बायोडिग्रेड कैसे होगा, हम जब इसमें कुछ बैक्टीरिया डाल देंगे या जब ये चीज़ बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाएगा। हिंदी में लिख देते हैं बैक्टीरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जब अपशिष्ट पदार्थ बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो बायोडिग्रेड हो जाएगा, मतलब कि वो खाद के फॉर्मेट बन जाएगा जिसको हम आगे यूज कर सकते हैं, राइट, जैसे कि खेती में यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए जो वायरस है ये तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है रॉन्ग है। एंड परमाणु प्रोटीन रेडियोधर्मी, देखिए ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, ये बहुत ही डेंजरस होता है, मतलब कि आप इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसको यूज़ करना चाहेंगे तो जैसे कि आप जिस फील्ड में यूज़ करेंगे तो ये आपकी ज़मीन ख़राब कर देगी, तो मतलब कि आप वहाँ पे कुछ खेती भी नहीं कर सकते आगे चल के, और प्लस ये आपको भी जाहिर सी बात है नेगेटिव इफेक्ट देगा, राइट। तो इसलिए जो इसका आंसर था 56 का वो था ए फॉर एप्पल, एंड इसका आंसर था बैक्टीरिया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब जो अगला प्रश्न है यह है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे मत सोएं, क्योंकि अब देखिए क्या होता है ना, जैसे पेड़ होता है दिन में तो ऑक्सीजन छोड़ता है, राइट, बट वो रात में ऑक्सीजन लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे सो रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा
और आप भी वही छोड़ें तो इस एरिया पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है इससे आपको प्रॉब्लम होगा, आपका सांस भी, आपका दम भी घुट सकता है, राइट। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन की मात्रा 57 है, राइट, ओके। रात में हानिकारक गैस, नहीं ये भी रॉन्ग है। ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, ये भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, तो इसका आंसर सी करेक्ट था। कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं ये ऐसा नहीं है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, हम जैसे कि ठंडियों में क्या होता है, अभी मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग जैसे या तो जैसे गांव में उपले जलाते थे तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता था, या फिर अगर आप हीटर का यूज़ करें तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड आता है बाहर। तो ये चीज़ें वहाँ पे आती हैं। बट अगर आप पेड़ की बात करेंगे तो वहाँ पे CO2 आएगा। और जब हम ये बोलेंगे कि हीटर का हम यूज़ करेंगे तो उससे ऑफकोर्स CO बाहर आएगा, राइट। तो इसका आंसर था वैसे सी। अब चलिए इसको थोड़ा बोर्ड को साफ़ करते हैं जिससे कि हम, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यह है कीट बच्ची पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो देखिए जो पानी की कमी से तो बिल्कुल नहीं उगेंगे, या फिर मैग्नीशियम कैल्शियम की कमी से नहीं उगेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास बस एक ऑप्शन बचा एंड ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से कीट बच्ची पौधे मिट्टी में उगते हैं, राइट। तो इसका आंसर था सी फॉर कैलकाटा। अब देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 59 अर्थात 59। ये प्रश्न शायद हो चुका है, ओके हुआ नहीं है। पौधों का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे जो हमारा पहला ऑप्शन है भोजन के भंडारण में हेल्प करता है, राइट। पौधों को आकार देने में हेल्प करता है, ऑफ कोर्स ये तो सत्य ही है। श्वसन में हेल्प करता है, देखिए जो पौधे का तना है वो भी श्वसन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब ऑफ कोर्स जो हमारे पत्तियां होती हैं पौधों की वहाँ से तो श्वसन होता ही है, प्लस जो उसका तना होता है वहाँ से भी श्वसन होता है, बट उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो ये ऑप्शन भी सत्य है। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में हेल्प होता है, तो ऐसा मतलब ऐसा बहुत कुछ नहीं है खास। तो इसका ऑप्शन मतलब ए तो ठीक ही है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई फॉर एलिफेंट। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 66। हम अगर बात करें 66 की, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है। तो ऐसी बात है नहीं, राइट। पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति बिल्कुल नहीं करता। जो हवा मतलब जैसा कि टेम्परेचर आपके रूम का होगा, राइट, वो बस उसी हवा को देता है आपको, राइट। तो अगर आपके रूम का टेम्परेचर ठंडा है तो आपको उसको ठंडा हवा देगा, अगर गर्म है तो गर्म हवा देगा। हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकसित करता है, तो ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग है। हवा की चालकता बढ़ जाती है, ये भी स्टेटमेंट मतलब बिल्कुल ही रॉन्ग है, राइट। अब हमारा जो अगला ऑप्शन है हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली ट्रू है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 67। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किसको समझाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो मतलब अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 67 का, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए क्या होता है, जैसे कि ये हो गया एक मीडियम, ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2। जब लाइट यहाँ से आती है, राइट, तो उसके बाद जाहिर सी बात है लाइट बेंड होती है। तो अब जब रात में स्टार चमकते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली लाइट का अपवर्तन होता रहता है, तो इस वजह से जो तारे हैं वो टिमटिमाते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अच्छा देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन होगा, तो जाहिर सी बात है वो जो लाइट है वो हमारे आंखों तक नहीं आएगी। तो अब अगर ऐसा केस होगा तो हमको तारा नहीं दिखेगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। उसके बाद प्रकाश का ध्रुवीकरण, तो ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकाश का व्यतिकरण, ये भी रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर देखते हैं क्या, एप्पल, ओके। अब हो गया
प्रश्न संख्या 68, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है, ओहो, इसमें से 2 ही ऑप्शन है। अब चलिए हम देखते हैं, ये वाला प्रश्न आगे वाले पेज पर होगा। तो ये है, जो हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है ना, ये एक्चुअली ये अनियंत्रित संलयन पर आधारित होता है। बिकॉज जो हम जब उसको नियंत्रण में कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है हम उसको हाइड्रोजन बम नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, राइट। एंड तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों आप लोग हमारा साइंस का बैच है, इसका मैं जल्दी साइंस का बैच स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट एकेडमी के एप्लीकेशन पर, तो उसके बारे में जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप सभी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 60 के बारे में, राइट। तो ये जो है आधान मतलब कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो देखिए RH फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ब्लड में, राइट। तो RH फैक्टर का भी मतलब मिलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे कि आपका ब्लड बी पॉजिटिव है, राइट, बी पॉजिटिव है एंड आपने बी किसी और का बी पॉजिटिव लिया बट उसका RH फैक्टर डिफरेंट है, तो फिर वो चीज़ आपको बहुत मतलब तो फिर वहाँ पर रक्त का थक्का जम सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट। तो ये सब ऑप्शन बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, राइट। तो जो ये प्रश्न संख्या 60 है, इसका ऑप्शन मतलब RH फैक्टर भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगा। अब उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है यह है 61, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। तो देखिए जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, ये एक्चुअली आपके जो मस्तिष्क में होती है, राइट। तो जो मतलब पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क में होती है एंड ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, राइट। जो हमारा बायो का बैच चला था उसमें मैंने इन सारे टॉपिक को कंप्लीट कराया था। तो मतलब जो लोग मतलब ऑफलाइन क्लास तब चलता था तो काफ़ी लोगों को हेल्प हो गया था। उसके अलावा जो हमारा थायराइड ग्रंथि होती है बहुत फेमस है। तो ये कहाँ पर होती है? ये जो श्वास नली होती है ना वहाँ पर होती है, प्लस जो लैरिक्स होता है उसके नीचे होता है। तो ये चीज़ में तो है नहीं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थायराइड ग्रंथि। ये कहाँ पर होती है? श्वास नली। आप इतना ही लिख लें, बाकी बाद में जब हम इससे संबंधित अलग से वीडियो बनाएंगे तो हम इसका नोट्स भी दे देंगे। प्लस आई विल सजेस्ट यू कि आप हमारा बायो का बैच चल रहा है आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा जो है नेक्स्ट पाराथायराइड, ये कहाँ पर होता है? ये एक्चुअली थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे होता है। थायराइड ग्रंथ के पीछे, राइट। राइटिंग पैड बहुत अच्छा नहीं है, ओके। तो अच्छा, ये जो प्रश्न संख्या 61 था इसका आंसर था डी फॉर दिल्ली। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 62। एक बार हम 62 को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या फिर तरंगों में से किसका उपयोग किया था? देखिए उस टाइम पे क्या होता है ना, उस टाइम पे जैसे कि एक जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, वो स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है। तो मतलब कि वो ध्वनि को सुनने के पर्पज़ से मतलब वो जब वो ध्वनि बच्चे के हार्ट पे रखता है, मतलब हार्ट पे रखता है तो आपको उसके दिल की धड़कन सुनाई देती है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हम ध्वनि से संबंधित का यूज़ करेंगे, राइट। जैसे कि जो एक्सरेज होगा ये भी नहीं होगा, पराबैंगनी रेस नहीं होगा, सूक्ष्म तरंगे भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पराध्वनि तरंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न आया था बायो से, साइंस से, राइट। अब उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है
ये है 69। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए उसमें भाप होता है, मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो उसमें भाप होता है जिसकी वजह से खाना जल्दी पकता है। अब भाप से क्या होता है, देखिए उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। राइट, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। राइट, जैसे ही उच्च दाब आएगा और उच्च ताप भी आएगा तो उसमें पानी जल्दी उबलेगा। राइट, उसके बाद खाना जल्दी पक जाता है। अब अगर वहाँ पर भाप नहीं होगा ना, तो अगर उच्च तापमान होगा तो भी पानी जल्दी नहीं उबलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। एंड ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 70। हम अगर 70 की बात करें, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ये चीज़ तो मतलब हम जब इसको स्कूल में पढ़ते हैं, 12th की फ़िज़िक्स में ये सब चीज़ें थी, प्लस जो 10th था उसमें भी शायद था, 10th की फ़िज़िक्स में भी था ये। तो हम जब कमरे में अगर हम फ्रिज का दरवाज़ा खोल देंगे तो उससे क्या होगा ना, उससे रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। राइट, क्यों होता है उसके बारे में जब हमारा साइंस का लेक्चर करेंगे तो हम उसमें डिटेल में बातें करेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह, मतलब कि वो बंदा, मतलब या फिर वो रक्त समूह जो सभी का ब्लड ले सकता है। कौन है वो बताइए? वो जो सभी का ब्लड ले ले तो वो होता है ए बी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप ए का भी ब्लड ले लेंगे, बी का भी ले लेंगे, ए बी का तो जाहिर सी बात है लेंगे, प्लस ओ का भी ले लेंगे। राइट, और ओ जो होता है ना, ये बंदा अपना ब्लड सभी को दे सकता है। राइट, मतलब ओ का ब्लड ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, ए बी भी ले सकता है, लेकिन जो ओ होता है ना वो केवल ओ का ही ब्लड ले पाता है बेचारा। तो ये है यहाँ पे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 64। हम अगर बात करें 64, ये गैस आई गेस ये हो चुका है 64, नहीं अभी नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो निमोनिया होता है एक संक्रमण है। राइट, तो अब देखिए क्या होता है ना, जब निमोनिया होता है तो उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो जाहिर सी बात है वो रक्त का तो होगा नहीं और तंत्रिका का भी नहीं होगा, प्लस त्वचा का भी नहीं होगा, वो फेफड़े का होगा, डी फॉर डोंकी या फिर डेली। राइट, अब देखिए क्या होता है, जैसे कि जब ये कोविड हुआ था तो डॉक्टर क्या बोलते थे कि डबल न्यूमोनिया, राइट, की मतलब कि आपको फेफड़े की संबंधित प्रॉब्लम है। तो एक सेकंड, तो मतलब ये जो न्यूमोनिया होता है ये एक्चुअली हार्ट की समस्या से प्रॉब्लम होता है, मतलब संबंधित होता है। इसीलिए ये वाला प्रश्न आया था, बिकॉज कोविड मतलब कोविड का टाइम चल रहा है अभी, तो शायद इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न यहाँ पे रखा है, आई गेस। अब उसके बाद जो हमारा अगला है प्रश्न ये है, दर्पण के सामने खड़े होकर एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा है। राइट, तो देखिए क्या होता है ना, उस केस में अवतल होगा। अब देखिए क्या होता है, जो अवतल लेंस होता है, मतलब जो कॉनकेव लेंस होता है ना, कॉनकेव लेंस होता है या फिर अवतल लेंस होता है, उसमें जो इमेज होता है वो बड़ा बनता है। राइट, जैसे कि आप ये हैं, बट जो आपका इमेज बनेगा वो इतना बड़ा बनेगा, मतलब इससे भी कम साइज़, कम ज़्यादा साइज़ हो सकता है, बट कहने का मतलब ये कि आपका इमेज बड़ा बनेगा। बट अगर उत्तल होगा ना, या फिर मतलब अगर कॉन्वेक्स होगा तो उसमें आपका इमेज छोटा बनेगा। राइट, तो इसीलिए आप अक्सर देखेंगे जितने भी कॉलेज होते हैं या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जो सड़क के पास होती हैं, तो वहाँ पर एक अवतल लेंस लगा होता है, सो दैट अगर कोई गाड़ी दूर से आ रही हो, अब जाहिर सी बात है अगर गाड़ी दूर है तो छोटी दिखेगी, बट चूँकि यहाँ पर अवतल लेंस होगा तो गाड़ी आपको बड़ी दिख जाएगी शीशे में। राइट, तो उसका ये होता है कॉन्सेप्ट। तो ये वाला जो प्रश्न था 65, इसका आंसर था ए फॉर आलोक। ओके, अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 71 का। बर्फ़ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब
तो उस केस में क्या होगा, तो पानी फर्श पर फैल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीकर में पानी का स्तर कम या फिर नीचे हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। पानी का स्तर पहले गिरेगा फिर बीकर, ये भी रॉन्ग है, राइट। जल स्तर बिल्कुल नहीं चेंज होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है डी। देखिए क्या होता है ना, जब बर्फ़ का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है, राइट, इसलिए पानी पर ये जो मतलब बर्फ़ होता है ये फ्लोट करता है, तैरता रहता है, FLOAT, राइट। तो मतलब कि ये जो पानी होता है और ये जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ का घनत्व ज़्यादा होता है एंड पानी का घनत्व, क्या मैं उल्टा बोल रहा हूँ, बर्फ़ का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है, ओके। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, राइट। तो इसलिए चूँकि इसका घनत्व मतलब कि इसकी जो डेंसिटी होती ज़्यादा होती है, इसलिए और चूँकि बर्फ़ का घनत्व कम होता है तो इसलिए ऊपर भागता है ये। सिंपल सा इसमें फिजिक्स है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। तो देखिए जो यहाँ पर दिया है वोल्ट मीटर, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें वोल्टेज डिफरेंट मतलब कि किसका कितना वोल्टेज है, हम इससे ये मानते हैं, मतलब कि हम इसको में हिंदी में क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, राइट। अब जो होता है ए मीटर, हम इससे मतलब विद्युत धारा चेक करते हैं, नो डाउट, और इसका जो यूनिट होता है एम्पियर होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है ये है पोटेंशियोमीटर, यानी कि हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं, विद्युत वाहक बल चेक करते हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, यहाँ पर हम विद्युत प्रतिरोध चेक करते हैं, ये रॉन्ग है, राइट। देखिए जो विद्युत प्रतिरोध होता है ना, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये एक्चुअली विद्युत धारा और विद्युत धारा की क्या दिशा है ये उसको चेक करता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन डी था ये एक्चुअली रॉन्ग था, राइट। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहा है, तो फिर इसमें ऑप्शन दिया है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें ये बोल रहा है कि पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, तो ऐसा रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पर जो पंख होगा, जो गेंद होगा और जो लकड़ी का मतलब बॉल होगा, सबका वेट वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसकी वेट ज़्यादा है। देखिए जो वेट होता है ना, वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल पर डिपेंड होता है, राइट। जैसे कि अगर हम हैं या फिर मतलब अगर हम 1 रुपये का सिक्का ले लें और एक हाथी ले लें, जो हम अगर उनको आसमान में छोड़ दें, मतलब कि हम उनको वैक्यूम में छोड़ दें, तो दोनों का बिल्कुल वेट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो केस है ना, ये मतलब रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए मतलब गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा ऑप्शन 2 है, रबड़ की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुँचेगा। तो देखिए जो ऑप्शन ए में है लॉजिक, वही ऑप्शन बी में लॉजिक लगेगा, तो उस हिसाब से ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सी है, लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुँचेगी, तो जो लॉजिक ऑप्शन ए और बी में था वही लॉजिक ऑप्शन सी में भी आएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ये है प्रश्न नंबर 74। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, जब ये हमारी होती है लाइट, जैसे कि ये हो गया प्रिज्म, हम जब इसमें एक वाइट लाइट देते हैं तो उसके बाद ये इसमें 7 रंगों में टूट जाती है, विबग्योर, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो ये वाली लाइट होती है, मतलब जो एक किरण होती है, इसमें सारी लाइटें इक्वल मात्रा में होती हैं, तो इसलिए इसका कोई कलर नहीं होता, या फिर ये वाइट टाइप का होता है, राइट। बट यहाँ पे सारी की मतलब जितनी होती है सब अलग हो जाती हैं, तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है, तो इसलिए सब अलग अलग दिखती हैं। अब वही चीज़ हम अगर बात करें जो साबुन की फिल्म होती है, तो साबुन की जो फिल्म होती है ना, वो यहाँ पर एक्चुअली एक प्रिज्म का काम करती है, तो उसमें प्रकाश का विवर्तन नहीं होगा, उसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, बट उसमें प्रकाश का व्यतिकरण होगा, राइट। यानी कि लाइट जो होगा वो इंटरफियरेंस हो जाएगा, मतलब
लाइट अलग अलग फ्रीक्वेंसी में डिवाइड, मतलब कि जो जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का है सब कुछ आपस में बढ़ जाएगा, मतलब वहाँ पे एक प्रिज्म की तरह साबुन की फिल्म काम करेगी। तो इसका आंसर जो था वो हो जाएगा डी। ये सब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स के, या फिर जो इससे पहले बायो के प्रश्न आए थे, राइट। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या, राइट। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कुल 4 ऑप्शन है, ABCD। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग के इक्वल होती। तो देखिए ये हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस, राइट। तो जो हमारा होता है नाभिक, उसमें न्यूट्रॉन होते हैं प्लस प्रोटॉन होते हैं। कहाँ पर होते हैं? वो नाभिक के अंदर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो नाभिक के बाहर चक्कर काटता है, राइट। तो यहाँ पर होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो जो इसका मतलब संख्या होगा ना, वो एक्चुअली यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के इक्वल होता है। तो जो इसमें ऑप्शन ए है ये एक्चुअली करेक्ट है। उसके बाद फिर ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होता है। तो नहीं, यहाँ पे संख्या होती है ना कि यहाँ पर द्रव्यमान होती है। तो ये स्टेट मतलब ये ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा परमाणु भार से अधिक होता है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ये संख्या ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर है, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है। ये मतलब ये सारे मतलब ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन केवल ए करेक्ट होगा। अब जो प्रश्न 76 था वो पूरा है नहीं, तो वो अगले पेज पर आएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 82 की बात करते हैं। किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड का वैक्सीन, तो देखिए स्पुतनिक मतलब रूस, सिंपल सी बात है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। 82 का आंसर हो जाएगा बी, राइट। अच्छा, उसके अलावा हम अगर रूस की बात करें तो वहाँ की मुद्रा क्या है? वहाँ की मुद्रा रूबल चलती है। एंड वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, तो सबको ही पता होगा वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन हैं, राइट। तो अब चलिए हम वहाँ की अगर राजधानी भी देख लें तो मॉस्को, राजधानी वहाँ की क्या है? मॉस्को, सॉरी फॉर द राइटिंग, हिंदी में लिख देते हैं मॉस्को, जिससे कि पढ़ सकें आप लोग। और उसके बाद जो हमारा पहला प्रश्न मतलब 83 है, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया था। तो ये देखिए, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट था प्रश्न। अब ये शायद ही ऐसा प्रश्न है। तो देखिए वहाँ के जो मतलब क्या बोलते हैं उनको, जो बाइडेन है वो एक्चुअली 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं, राइट। तो 46 मतलब ए फॉर एप्पल, ठीक है। 84 है। हम अगर 84 की बात करें तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि UN में कौन सा 84, यस, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड पर, राइट, विदेशी मुख्य अतिथि कौन था, राइट। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बोला है कि बोरिस जॉनसन थे। तो नहीं, मतलब उनको इनवाइट किया गया था, बट कोविड की वजह से उन्होंने आने से मना कर दिया, क्योंकि कोविड बहुत था ना, तो इसलिए वो आए नहीं थे। ये भी ऑफ कोर्स थे नहीं, एंड ओबामा भी नहीं थे, एंड शेख हसीना थी क्या? तो देखिए जो हमारा 21 का गणतंत्र दिवस था ना, तो उसमें कोई नहीं आया था, राइट। मतलब उसमें शेख हसीना भी नहीं थी, राइट। तो इसका आंसर हो गया था ई फॉर एलिफेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ये है कि UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो उस टाइम पे देखिए, उस टाइम पे जैसे ऑप्शन था तरुण बजाज, ये सब रॉन्ग, मतलब ये उस टाइम का जो ऑप्शन था वो था TS त्रिमूर्ति, राइट। बट अब ये हो गया रॉन्ग, राइट। क्यों? क्योंकि अभी हो गया है चेंज। जो अभी का है वो कौन है? वो एक्चुअली चेंज हो गई हैं, और उनका नाम है अभी का रुचिरा कंबोज। तो इसका आंसर अब हो जाएगा ई, राइट। तो आप लोग ये चीज़ याद करना कि UN में जो भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कर रहा है वो है रुचिरा कंबोज। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ये है प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो यहाँ पर हमको ये बोलना है कि सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा। तो देखिए वैसे तो जो सीमेंट का मुख्य घटक होता है वो एक्चुअली होता है चूना पत्थर। तो सिलिका मिट्टी नहीं होती है, राख तो बिल्कुल नहीं होती है, जिप्सम भी नहीं होती है। तो वैसे इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अब उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है 77, यह है एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग
होते हैं। तो अगर हम बात करें समस्थानिक का, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें जो द्रव्यमान की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में, राइट, क्योंकि उनका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि यूरेनियम 235 हो गया, फिर 237 हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो उनका एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, बट उनका जो एटॉमिक वेट है वो इक्वल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 78। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यह है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, हम उसको बोलते हैं ट्रिपल बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको हम बोलेंगे त्रिक बिंदु, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 79। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क की बात करें तो एक बॉक्साइड होता है, उसके बाद फिर बाकी और छोटे छोटे होते हैं, बट जो उसका मेन अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यह है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा फीमेल्स हैं? मतलब जहाँ पर मेल कम है लेकिन फीमेल ज़्यादा है, कहाँ पर? बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखिए वो है गोपालगंज, गोपालगंज। देखिए आप लोग 2000 मतलब पेपर देने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग बिहार का सेंसस ज़रूर कर लेना, अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ से मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब चाहे अगर हम स्टेट की बात करें या इंडिया कोई बात करें, तो सेंसस से कम एक प्रश्न तो आता ही है हर एक एग्ज़ाम में। तो आप जिस स्टेट का पेपर देने जाएं उस स्टेट का सेंसस एक बार ज़रूर पढ़ लें, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। बहुत ही बेहतरीन और हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, राइट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर बिहार स्पेशल। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, बिहार से रश्मि कुमारी कौन है? तो बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। तो उसके बाद फिर हमारा जो अगला प्रश्न है देखते हैं वो क्या है। ये है प्रश्न संख्या 79 हो चुका था, राइट। प्रश्न संख्या आप 80 देखते हैं। तो ये क्या है, निम्नलिखित में से किस विलयक के pH का मान 7 से अधिक होगा? तो देखिए जो एसिड होता है, मतलब जो अम्लीय होता है, उसका मान 7 से कम होगा, राइट, और जो उदासीन होगा उसका मान 7 होगा, लेकिन जो क्षारी होगा उसका मान 7 से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। हम अगर 81 की बात करें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था? तो ये देखिए 1 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अभी भी चल रहा है, राइट। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ये है 89। हम अगर बात करें 89 तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो देखिए कोविड-19 के टाइम पे दिया गया था, राइट। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, बिहार विधान परिषद में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, राइट। तो ये प्रश्न तो मतलब बहुत ही मतलब फैक्ट ही है, राइट। ऑफकोर्स बिहार स्पेशल है, तो वहाँ पर टोटल 38 सीटें होती हैं मतलब अनुसूचित जाति के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है ये है प्रश्न नंबर 91, राइट। ये क्या बोल रहा है, बिहार में पंचायत इकाइयों में महिलाओं को 50% का आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? तो देखिए ये 2006 में दिया गया था। फिर अगला है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो सन 2000 में बिहार वगैरह चेंज हुआ, बिहार और छत्तीसगढ़ वगैरह हुआ था, राइट। उसके बाद फिर जो हमारा प्रश्न है 93, हम इसमें बोल रहे हैं कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है बाल देखभाल नहीं होगा, महिला सशक्तिकरण ये भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कौशल और उद्यमिता विकास
के लिए था। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का क्या उद्देश्य? तो देखिए सिंपल, हमको बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से जितने भी हिंदू हैं, राइट, या फिर जितने भी माइनॉरिटी हैं उनको लाना था, राइट। तो इसका आंसर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से उत्पीड़न से अल्पसंख्यक समूह को भारत की नागरिकता देना था, तो इसका आंसर डी था। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है 100% सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है, तो ये क्या है? ये एक ये है दिल्ली में आईटी, नहीं ये भी नहीं है, ये आम केंद्रीय सचिवालय है, राइट। तो ये ऑफ कोर्स ये सही है, ये आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और दिल्ली में वाणिज्य ये भी गलत है, और डी ऑप्शन ये भी गलत है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 101, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? जो हमारा लद्दाख है इसकी कोई विधायिका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। अब जो हमारा अगला प्रश्न है यह है 94, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो यहाँ पर एक्चुअली अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 7 विभाग शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? वेरी मच इम्पोर्टेंट प्रश्न, एंड ये खगड़िया से स्टार्ट किया गया था, तो डी फॉर दिल्ली। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है ये है 101 नंबर है, जम्मू कश्मीर ये तो हो चुका है पीछे वाले पेज पे, इसका लद्दाख आंसर था। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIAF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉल कौन है? तो देखिए ये प्रश्न नंबर जो 102 है इसका आंसर था संदेश झिंगन, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। अब जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130, ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष को शुरू किया गया? तो देखिए 2019 में, मतलब देखिए क्या होता है ना, ये जब 2019 में इलेक्शन हुआ था, राइट, ओके 2019 में इलेक्शन हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली मार्च अप्रैल मई में हुआ था, तो उससे पहले मतलब जो बजट लॉन्च हुआ था उसी टाइम पे किया गया था, राइट। तो इन्होंने उसको बजट में लॉन्च कर दिया था, और जो हमारा बजट है वो कब आता है? वो 1 फरवरी को आता है, राइट। तो 1 फरवरी 2019 को ये आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2019, राइट। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, कोविशील्ड भारत में कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? तो ये ऑफ कोर्स यार बिल्कुल जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा मतलब ये बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर इंडिया, ए फॉर एप्पल। उसके बाद जो अगला है ये है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश, मतलब इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका लगभग 9 किलोमीटर है, तो 9.02 किलोमीटर, आंसर हो जाएगा बी। अब जो हमारे पास अगला प्रश्न है ये है 98, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया था? तो देखिए जब मोदी जी गवर्नमेंट में आए थे ये उसके बाद ही किया था, राइट। तो जाहिर सी बात है बहुत ही मतलब अब यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक ये प्रश्न सॉल्व हो चुका होगा, एंड यस जो इसका आंसर है 2016 में नहीं था, एंड ऑफ कोर्स 2018 में नहीं था क्योंकि उसके बाद इलेक्शन आने वाला था, तो उन्होंने जो ऐतिहासिक मतलब बोल के लॉन्च किया था ये 2017 में लॉन्च किया था, सी फॉर चेन्नई। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और ये है प्रश्न संख्या 104, एंड इसमें क्या बोल रहे हैं कि ओलंपिक 2021 में किस स्वर्ण पदक के लिए किस खेल में जीत मिला था? तो जाहिर सी बात है भाला फेंक में मिला था, किसको मिला था? नीरज चोपड़ा को मिला था, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 104 का बी फॉर बॉम्बे। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने मतलब भारत को कुल कितने पदक जीते थे, राइट। तो यहाँ पर भारत को कुल 19 पदक जीते थे, राइट। तो अगर हम बात करें 19 पदक के अलावा और भारत को क्या क्या मिला था, तो देखिए भारत को फिर 8 रजत भी मिले थे, तो देखिए ये है 19 पदक मिला था, फिर 8 रजत मिला था, उसके साथ साथ फिर और क्या मिला था 5 स्वर्ण मिला था, 5 गोल्ड मिला था, 5 गोल्ड मिला था, प्लस 6
कांस्य मिला था, राइट। तो टोटल कितना हो गया, 19 हो गया। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट 106 वाला जो हमारा प्रश्न है। एंड ये क्या है कि भारत में किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अध्यक्षता संभाली थी। तो ये एक्चुअली 1 अगस्त 2021 को संभाली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। एंड ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का मतलब ये पार्ट 3 था बीपीएससी का, जो हमारा बीपीएससी का जो हमारा 1500 एमसीक्यू का सीरीज़ चल रहा है, ये इसका पार्ट 3 था, राइट। ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आपने उसको अभी तक बिल्कुल नहीं देखा है तो। एंड ये वीडियो जो है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का हो चुका है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि मतलब जब मैं वीडियो को बनाता हूँ तो 1 घंटे मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जितने भी एजुकेशन से संबंधित ग्रुप हैं वहाँ भी शेयर करें। प्लस आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यूपीएससी के भी एस्पिरेंट हैं तो आप सभी हमारा सून एकेडमी का जो हमारा यूपीएससी वाला चैनल है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट soonacademy.in पर जाके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए तो हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं 9289897575 पर। और बाकी आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको हमारे सभी नोट्स PDF मतलब स्टडी संबंधी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, सारा लिंक आपको हमने ऑलरेडी इस वीडियो के पहले ही बता दिया है। एंड प्लीज़ ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़िए। बाय बाय।